गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में इकोनॉमिक, सोशल या पेरेंट्स का एजुकेशन किस तरह से इस विकास के पथ पर बाधा नहीं डाल सकते। चाहे कोई भी बच्चा वो रीजनल स्कूल्स में पढ़ रहा हो, कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, शैक्षणिक रूप से पिछड़े परिवार से हो, समाज से हो, उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में किसी तरह का कोई असर नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ अगर कुछ फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ, जो टाइम टेस्टेड है, प्रूव्ड फार्मूलेज हैं, उसको उन फार्मूलाज को लागू किया जाए। और उन फार्मूलाज में से एक फार्मूला है P5, जो मैंने अपनी किताब में दर्शाया भी है। मैं तमाम पेरेंट्स और उन टीचर्स से यह गुजारिश करूँगा, स्पेशली जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो शिक्षक कम वेतन में ऐसे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं जो किसी अच्छे व्यक्ति ने जिसकी शुरुआत की है समाज की भलाई के लिए, गरीब पेरेंट्स के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। और मैं पर्सनली ऐसे कई स्कूल्स को जानता हूँ, शिक्षकों को जानता हूँ, पेरेंट्स को जानता हूँ, जो अपने बच्चों की उन्नति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। शिक्षक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और जो स्कूल चला रहे हैं वह अपना पेट काट कर उस स्कूल में जो भी फीस के रूप में इनकम होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो टीचर्स की सैलरी, स्कूल को अच्छा बनाने में और बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो मैंने भी एक निर्णय लिया है कि ऐसे स्कूल्स की मदद की जाए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसी तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं जैसे आज से 40 साल पहले सरकारी स्कूल के टीचर्स, शिक्षक, जो गुरुजी हुआ करते थे, वो शिक्षक नहीं होते थे, वो गुरुजी हुआ करते थे। और एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो गोविंदियो दिखाए। शिक्षक जिस दिन गुरु बनने की प्रक्रिया में अपने आप को डाल देंगे, उस दिन किसी भी देश का, भारत का ही नहीं, किसी भी देश का कोई भी गरीब बच्चा गरीबी में जीवन नहीं गुजार पाएगा। जन्म तो लेगा, लेकिन जब उसकी स्कूली शिक्षा ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी गरीबी को उड़ा देगा, मिटा देगा और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे रास्ते का निर्माण करेगा। और आज ऐसे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ सर्विसेज हैं आज भारत में जहाँ पर न तो आपका भाई भतीजावाद चलेगा, न आपकी पैरवी चलेगी, न आपका पैसा काम देगा। अगर आप में टैलेंट है तो आपका इकोनॉमिकल, सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके पेरेंट्स का, वो किसी भी तरीके से रोड़ा नहीं बनेगा। और उन सर्विसेज में 2 सर्विसेज मैं जानता हूँ। एक तो डिफेंस है,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और दूसरी सर्विसेज जो आती है श्रेणी में वो बैंकिंग है। बाकी की जानकारी मुझे नहीं है ज़्यादा, बट ये दो सर्विसेज मैं जानता हूँ जहाँ पर आपका टैलेंट काम आता है। आप अगर सक्षम हैं तो आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं, स्पेशली डिफेंस में, जहाँ पर आपको जाति, धर्म, रीजन, रिलीजन, आर्थिक विषमता, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठा हुआ माहौल मिलता है। चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वंश का, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो, वहाँ बहुत जस्टिस होता है। मैं खुद रहा हूँ उसमें। तो मैं आपको अपनी ही कहानी बता देता हूँ। मैं बीएससी में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा प्री कोचिंग में एडमिशन हो गया था। एक प्रोविज़न होता है जिसमें 1 साल की कोचिंग कराई जाती है और अगले साल से उसको रेगुलर में एडमिशन मिल जाता है, और वो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हैं उसी में से सिलेक्शन होता है उसका। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्री कोचिंग में चला गया था, अगले साल मेरा वहाँ एडमिशन होना था। जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था, आईएससी बोलते थे, इंटरमीडिएट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था मेरा। मेरी इच्छा हुई, बहुत बलवती इच्छा थी मेरी, कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं। मैंने एग्ज़ाम दिया 10th के बेसिस पर, जिसमें आपका 60% होना उस समय ज़रूरी था। जिस एग्ज़ाम को मैं दे रहा था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरी जो शिक्षा थी वो केवल 12th तक थी। आईएससी कंप्लीट था मेरा, बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ था, इंजीनियरिंग भी मैं छोड़ के चला गया था। तो फॉर्मली मेरी जो शिक्षा थी वो केवल इंटरमीडिएट साइंस थी जो पूरी थी। वहाँ मुझे इतना अच्छा अवसर मिला, इतने अच्छे ऑफिसर्स मिले, और वहाँ का प्रोविज़न है सेकेंड इनिंग के लिए आप शिक्षा को ऑफिशियली कर सकते हैं एज ए प्राइवेट या पार्ट टाइम स्टूडेंट के रूप में। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोविज़न है, आप पार्ट टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो डिग्री इंडोर्स होती है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में इंडोर्स होता है, क्योंकि आपको परमिशन मिलता है, और फिर बाद में आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने वही किया। मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न में किया, 60.22%। और फिर मुझे मौका मिला तो मैंने यूपी से बीएड किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और वो भी सामान्य श्रेणी में मैंने क्वालिफाई किया। पूरे स्टेट में मेरा 176 रैंक था, जो मुझे याद है शायद। और उसके बाद फिर मैंने वहीं से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश किया, और मुझे सर्विस से ऑलरेडी, जब मैं रिटायर हुआ तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मुझे एआईसीटी से मिला। तो ये मेरी उपलब्धि थी। और जब मैं 20 साल के बाद सर्विस से वॉलंटरी स्वेच्छा से बाहर निकला तो मेरे पास 3 एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री, और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी प्रोफेशनल डिप्लोमा है। तो एक व्यक्ति जो 12th करके डिफेंस ज्वाइन करता है और जो निकलते समय उसके पास मास्टर डिग्री, बीएड और फिर डिप्लोमा, ये तीनों रहता है। और मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया, कुछ पीएचडी होल्डर्स थे, कुछ आईपीएस बन गए, कुछ आईसीडब्ल्यूए कुछ ने कर लिया, कुछ एएमआई करके इंजीनियर्स बन गए, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में गए। जिन्होंने 20 साल में नौकरी छोड़ दी या वॉलंटियर रिटायर ये लिया, डिस्चार्ज लिया, और उन्होंने बहुत अच्छी जगह अपने आप को सेटल किया। और वो सर्विस जिसको आज मैं याद करता हूँ, पूरी दुनिया में ऐसी सर्विस, इतनी अच्छी सर्विस, इतनी इज़्ज़तदार सर्विस, इतनी शांति मन को देने वाली सर्विस, ऑफिसर्स जो भगवान के रूप में मैंने देखा उनको, एक्सेप्शन अलग चीज़ है। लेकिन मैंने
मैक्सिमम ऑफिसर्स को जिनके अंडर मैंने काम किया, बड़े बड़े पोस्ट में थे लोग, इतने अच्छे, इतने सच्चे, इतने ईमानदार, इतने हेल्पिंग और देश के लिए मर मिटने वाले। ये है डिफेंस साथियों। इनमें से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ के आए, बाद में आए, पहले आए, उन्होंने बैंकिंग सर्विसेज में ज्वाइन किया और उनका इंटैक्ट रहा। जो पेमेंट वहाँ मिलता था उससे बढ़ कर के उनको पेमेंट दिया गया और उनको वही इज़्ज़त मिली जो वहाँ इज़्ज़त मिलती थी, वही सम्मान मिला। आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, स्पेशली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, या फिर एजुकेशनली जिनके पेरेंट्स थोड़ा नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो उन बच्चों से मैं कहूँगा कि आप 6 क्लास से शुरू करें। 6 क्लास से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन। उसके साथ साथ जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज जो आप कहते हैं हिंदी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, वो सारे सब्जेक्ट्स जो 10th तक आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें आप पारंगत कर लें अपने आप को, चाहे जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में, तेलुगु, तमिल, जो भी हो। लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश और कंप्यूटर, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, उसके साथ साथ जो आपका सोशल साइंस का ज्ञान है, इन्वायरमेंटल साइंस का ज्ञान है। मतलब ये जो आप सीबीएसई, एनसीईआरटी की बुक बहुत जगह स्टेट्स में चलाई जाती है। स्पेशली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ का मैं निवासी हूँ, मूल निवासी, वहाँ एनसीईआरटी की किताब और उसी का सिलेबस चलता है। आप हिंदी में ही पढ़ें, कोई बात नहीं, उसको समझें, ज्ञान को बढ़ाएं और फिर इंग्लिश को मजबूत कर लें। इंग्लिश मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? 6, 7, 8 में आप ग्रामर और ट्रांसलेशन, ये दो चीज़ों को मजबूत कर लें और हर दिन कम से कम 10 वर्ड मीनिंग आप मजबूत कर लें, सीख लें। रात में सोते समय उससे पहले आप 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम दे करके एक पेज इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, डायरी बनाएं, गलत सही जो कुछ भी है। आप आज गलती करेंगे, वो गलती कल सुधरेगी, कल जो गलती थोड़ी बहुत रह जाएगी वो परसों सुधरेगी, और फिर इस तरह से प्रयास कर सकते हैं आप। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, लेकिन आज हिंदी और इंग्लिश में मेरी समान रूप से पकड़ है, बल्कि इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। आप कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों, जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th में हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आर्थिक स्थिति आपके पेरेंट्स की जो भी हो, सामाजिक स्थिति जो भी हो, शैक्षणिक स्थिति जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताबें आपके पास होंगी, बस उन किताबों को अपना गुरु मान लीजिए। एक एक शब्द को आप पी जाइए, एक एक सेंटेंस को समझने के लिए जितनी भी मेहनत करनी होगी आप करिए। आपके टीचर्स को आप गुरु बना लीजिए, और उसके लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे ही आप सुबह स्कूल जाते हैं, सबसे पहले आप गुरु को विश कीजिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जो भी बोलना है, दिल में जगह बनाइए। आपको मैं कह सकता हूँ कि गुरु का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर वहाँ पैसे मायने नहीं रखते, आपकी सामाजिक अवस्था क्या है ये कोई मायने नहीं रखता, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फैमिली का क्या है कोई मतलब नहीं रखता। मैं अपने गुरुज को जानता हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह से पढ़ाया जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को पढ़ाते थे। मेरे द्रोणाचार्य एक नहीं कई हैं। मेरे मैथ्स के टीचर,
बहुत प्यार करते थे, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो मिडिल में हो, चाहे हाई स्कूल में हो। इकोनॉमिक्स के टीचर्स बहुत प्यार करते थे। हिंदी में हमेशा टॉप करता था मैं, बहुत प्यार करते थे। हिस्ट्री पढ़ाते थे, मैं हूबहू लिख देता था और मेरी कॉपी फिर सर लेकर के उससे फिर नोट्स बच्चों को देते थे। मैथ्स का मुझे याद है 10th में एक मैथ्स का क्वेश्चन मेरे जो मैथ्स के टीचर थे वो बनाते बनाते रुक गए। उन्होंने कहा कल मैं बना दूंगा इसको, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मैं बैठा हुआ था ब्रेक टाइम में, मेरा जो सेकंड टॉपर था, मैं टॉपर था, वो आया मेरे पास, बोला कि लालमोहन क्या तुम बना सकते हो इसको? मैंने रैंडमली उसको बनाना शुरू किया। मैं प्रैक्टिस बहुत करता था, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी बहुत करता था। मैंने कोशिश की, वो मैथ्स बन गया। अगले दिन मैथ्स टीचर को पता चला, बहुत प्यार करते थे मुझे। मेरे हेडमास्टर पहले दिन जब आए तो उन्होंने कहा लालमोहन मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम सुना है। इतना प्यार मिलता था। मेरी आर्थिक स्थिति क्या थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरे दादा परदादा की शैक्षणिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आज छुपा हुआ नहीं है। मैंने किताब में सब कुछ लिखा है। तो साथियों, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से आपका परिवार पीछे है, इन शब्दों का, इन वाक्य का कोई अर्थ नहीं है अगर आप सही गुरु की तलाश कर लें। एक गुरु की तलाश करना है आपको, एक नहीं कई गुरु होंगे। मेरे बचपन के गुरु, आज भी मैं जाता हूँ उनके पैर छूता हूँ। क्लास 2 में से उन्होंने मुझे गाइड किया था और क्लास 2 में जब मैं था तो उन्होंने मुझे एक इंग्लिश की डिक्शनरी दी थी। मेरे फादर ने ला करके इन हिंदी इंग्लिश टीचर की किताब दे दी थी और मैं 5वीं क्लास में, 5वां न्यू था उस समय, 6 को 5th न्यू कर दिया गया था। तो मैं जब पहली बार स्कूल गया, एडमिशन हुआ, 5वीं क्लास पास किया, 5th न्यू में फिर से एडमिशन हुआ, तो वो शहर में था स्कूल। पहले दिन अंतिम बेंच में बैठा था मैं और इंग्लिश का क्लास था। मैडम ने कहा कि एक एक करके पढ़ो और फर्स्ट बेंच में से शुरुआत की उन्होंने। पहला बच्चा पढ़ा, दूसरा बच्चा पढ़ा और जैसे ही तीसरे को उन्होंने कहा, मैं खड़ा हो गया और मैं पढ़ने लगा इंग्लिश। मैडम भी देखती रहीं, बच्चे भी देखते रहे। अगले दिन मुझे उन्होंने फर्स्ट बेंच में बिठाया और फिर मैं वहाँ से टॉप करता रहा 10 तक। एक बार केवल 8th में मैं 3rd पोजीशन आ गया था मेरा किसी वजह से। 10 तक मैं अपने क्लास में टॉपर रहा, बहुत मान सम्मान मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, जो मैं 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाता था और पैदल आता था, दोपहर में लंच लेके जाता नहीं था मैं, 5 बजे घर पहुंचता था, 5:30 बजे, और फिर आकर के खाना खाता था, सीधा प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलता था। उसके बाद 7, 7:30 से पढ़ना शुरू किया, 10, 11, 12 तब, जब तक होमवर्क ख़त्म नहीं होता था, जब तक मैं अपने लेसन्स को कंप्लीट नहीं कर लेता था, तब तक मैं पढ़ता रहता था, लिखता रहता था। नींद आती थी तो लिखना शुरू कर देता था, फ्रेश माइंड होता था तो पढ़ना शुरू कर देता था। सुबह 4 बजे उठ जाता था और 4 से 6 बजे तक पढ़ता था, लिखता था। फिर 6 बजे मैं सो जाता था, 8 बजे उठता था, 10 बजे क्लास के लिए चलता था। हमारे स्कूल मॉर्निंग और डे था, तो 12, 11:30, पौने 12 बजे कभी स्टार्ट होता था स्कूल और फिर अगले महीने वो फिर मॉर्निंग में शुरू होता था। ये मिडिल स्कूल की बात है। हाई स्कूल में डेली वो करीब 11:30, पौने 12 बजे क्लास शुरू होता था, क्योंकि मॉर्निंग में वो दूसरे लैंग्वेज का क्लास चलता था। तो इस तरह से मैंने अपने आप को इस लेवल तक लाकर खड़ा किया। तो मैं अपनी ही कहानी कह रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद
जब ये सारी चीज़ें हासिल हुई, मेरे बच्चे उन्होंने कभी कोचिंग ट्यूशन ये चीज़ें बहुत कम की, बहुत कम की, और फिर वो सेल्फ स्टडी से आगे बढ़े। मैंने भी यही किया था। तो सेल्फ स्टडी स्किल्स, और जहाँ डाउट हो वहाँ पर सब्जेक्ट के टीचर्स को आप गुरु बना लें। और गुरु बनाने का एक ही तरीका है, उनके दिल में जगह बनाएं। और दिल में जगह बनाने का एक ही तरीका है, सुबह आप जैसे जाते हैं तो आप जैसा भी है, जो भी आपके तरीके हैं विश करने के, विश करिए, नमस्ते बोलिए, प्रणाम बोलिए, या जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। उनको इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। देखिए शिक्षक कैसे गुरु बन जाते हैं। अब मैं अगला जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो है कि ऐसा क्या फार्मूला होगा जो कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। फार्मूला बताता हूँ मैं, उसके पहले अपने आप से आप 4 क्वेश्चंस पूछिए। सफलता क्या है? सफलता क्यों प्राप्त करनी चाहिए? सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए? कैसे हो सकती है सफलता प्राप्त? और चौथा है, क्या आपके पास कोई फार्मूला है? तो सफलता क्या है? सफलता, अचीविंग द प्रीसियस गोल इन लाइफ इज कॉल्ड सक्सेस। कि आपके जीवन में जो सबसे बहुमूल्य लक्ष्य है जीवन का, आप जो बनना चाहते हैं, एक जीवन एक गोल है, आप निश्चित कर लें कि अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। और इसके लिए आपके गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, कोई और मदद नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स आपकी मदद इसलिए नहीं कर पाएंगे, अगर वो जानते भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो भी वो आपको नहीं बताएंगे, अपनी बात नहीं थोपेंगे, क्योंकि अगर आप असफल हो गए तो सारा ब्लेम उन पर जाएगा, वो नहीं लेना चाहेंगे। आस पड़ोस के लोग नहीं चाहेंगे कि वो ब्लेम लें। गुरु आपको प्रो एंड कॉन्स, कि आप सफल हो सकते हैं अगर कुछ फार्मूले अपनाएं, आप असफल होंगे अगर ये काम करेंगे। तो ये गुरु बता सकते हैं आपको, मोटिवेटर, काउंसलर ये बता सकते हैं। और एक गुरु केवल गुरु ही नहीं होता, टीचर केवल टीचर ही नहीं होता है, वो 5 काम करता है। एक टीचर टीचिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे। वो आपको मोटिवेट करता है, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। काउंसलिंग करता है, आपकी मानसिक शक्ति जब कम होती है तो उसको लेवल तक ले आता है। और फिर वो गाइडेंस करता है, मतलब सही दिशा दिखाता है, कैरियर एंड कैपेबिलिटी को ब्लेंड करता है, और आपके अंदर जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको आपके कैरियर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। और यही उसकी एक्सपर्टीज होती है। और गुरु तब वो कहलाता है जब एक टीचर में 5 गुण होते हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, काउंसलिंग और गाइडेंस। तो वो शिक्षक नहीं रहता, टीचर नहीं रहता, वो गुरु बन जाता है, मेंटोर बन जाता है। तो ये समझना है कि आपकी ज़िंदगी में केवल एक ही गोल होना चाहिए। आपको इंजीनियर बनना है तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए, 6 क्लास में जैसे ही आप जाते हैं आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डिफेंस ऑफिसर बनना है, बैंकर बनना है, क्या बनना है। और इसकी मदद, इसमें आपकी मदद टीचर कर पाएंगे। हुँ? अब दूसरा सवाल है कि सफलता क्यों प्राप्त करनी चाहिए। तो सफलता इसलिए प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि हम धरती पर आते हैं तो हमें इज्जत की ज़िंदगी जीना होता है। आप बेइज्जत होके गरीबी में आप नहीं जी सकते। आपके पास करोड़ों रुपए हों और रोज़ आपको गालियाँ मिलें तो आप नहीं जी पाएंगे। सम्मान मिलना ज़रूरी होता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा भी होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए, और प्रेस्टीज भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ जब तक नहीं होगा आप शांतिपूर्वक जी नहीं पाएंगे। उथल पुथल रहेगी दिल में, परेशानियाँ होंगी, मानसिक रूप से आप कमज़ोर होते जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तीसरा सवाल है कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो सफलता प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपका निर्णय कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, उस चाहत को आप पूरी कैसे करेंगे। और जब वो पूरी होगी तो आपका जीवन कैसा होगा। तो जो आप चाहते हैं
वो प्राप्त कैसे करेंगे, और जब आप प्राप्त कर लेंगे तो उसको बनाए कैसे रखेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको बताती है कि सफलता कैसे प्राप्त करें, और इसके लिए एक फार्मूले का होना ज़रूरी है, वो लास्ट में आता है। तो तीसरी बात, आप सफलता कैसे प्राप्त करें, उसमें जो है आपको आई एंड एल का रिलेशनशिप है। आई का मतलब है इंटेलिजेंस कोशिएंट, जो आपको जन्म के साथ मिलता है, हर बच्चे को वरदान के रूप में मिलता है। सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप कैसे उसको याद करते हैं, कैसे समझते हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट डिसाइड करता है। और दूसरा है लेबर, आवर्स ऑफ स्टडी। आप कितने घंटे पढ़ते हैं दिन में, 24 घंटे में स्टडी करते हैं। और स्टडी जब है तो स्टडी में केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, उसमें 7 एक्टिविटी आती है, जिसको हम कहते हैं TQRDOS: थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, सही चुनना, गलत को रिजेक्ट कर देना, ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन एंड क्रिएशन। ये 7 एक्टिविटी को जब आप मिलाते हैं तब जा कर के वो आपका स्टडी कहलाता है ये। और आपने इसको अनुभव किया होगा कि जब आप सोकर उठते हैं और जब आप बेड में चले जाते हैं, उसके बीच का जो भी समय होता है, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क इन 7 एक्टिविटी में से कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, 1 2 3 4 जो भी हो। अब आप कल्पना करिए कि कल 10 बजे से आपका एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, या मैथ्स ले लीजिए। तो आज की स्थिति क्या होगी आपकी? आज से ही आपका दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देगा, और कल जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाते हैं तब तक आपका दिमाग उस पर लगा रहेगा। मतलब आपका गोल क्या है? मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना। और आपका दिमाग क्या कर रहा है? आपके गोल को प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को वो आज से ही प्रारंभ कर चुका है और करता रहेगा जब तक वो गोल प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और प्रैक्टिस में क्या आता है? आई एंड एल का रिलेशनशिप। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, IQ उसका बहुत हाई है, लेबर वो नहीं करता, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, स्टडी नहीं करता है, वो 100% फेल होगा। एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो लेबोरियस है, मेहनत खूब करता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, लिखता है, उसमें IQ एवरेज भी है, तो वो सफल हो जाएगा, एवरेज सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। लेकिन सफल कौन होता है? जो आई एंड एल को मल्टीप्लाई कर देता है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट उसमें है, उसमें एक ही चीज़ को आपको शामिल करना है, लेबर को बढ़ा देना है। और वो लेबर कैसे होगा? इन टर्म्स ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। आप बैठे भी रहें और आप लिखते रहें, सोचते रहें, पढ़ते रहें, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आवर्स को बढ़ा दें। जिस तरह से कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाता है तो उसमें जितने भी फाइल्स होती हैं उसको वो ख़त्म कर देता है, उसी तरह से आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अगर कोई नेगेटिव बात आ गई तो अगले 2 3 4 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे, और वो फिर आपके दिमाग में जो बातें पहले से हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? अपने मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव थॉट को बनाए रखना है। और पॉजिटिव थॉट क्या है? आपका गोल आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। जब आप सो रहे हैं, सपना भी देख रहे हैं, सपने में भी आपका वही आएगा जो आप दिन में सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो चला जाता है वही आपको सपने में, रात में आता है। अलग थ्योरी है, अलग उसकी स्ट्रेटेजी है। अब उसके बाद आता है कि फार्मूला आखिर हम कैसा अपनाएं जिसकी वजह से हम आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, शैक्षणिक स्थिति को भी हरा सकते हैं अगर वो विपरीत है, आपके प्रतिकूल है। अर्थात इकोनॉमिकली आप वीकर हैं, सोशली आप अगर बैकवर्ड हैं, और आपके पारिवारिक शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर है, तो भी ये तीनों बाधाएं आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं प्रभाव डाल पाएंगे अगर आप फार्मूले को अपना लें। तो वो फार्मूला क्या है? P5 फार्मूला।
P1 फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, गोल को अपने दिमाग में रखें बेड से उठने के बाद, और बेड में जाने तक आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए। अगर आपको आईआईटी करना है तो एक थर्माकोल में लिख लें, और आप जहाँ सोते हैं ठीक सामने आप दीवार में उसको लगा दें, आई विल बिकम एन IITian। आई विल, आई शैल नहीं, आई विल, मैं IITian ही बनूंगा, और मुझे कुछ नहीं बनना है, आप बन जाएंगे। आप करके देखिए, लेकिन स्टार्ट करना होगा क्लास 6 से। आप कहेंगे कि आपने 10th कर लिया, उसके बाद 11th में आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा। 6 से कंसेप्ट शुरू होता है, उसके पहले आप पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। आपका फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी होता है अप टू क्लास 5th, जब आप बाल्यावस्था में होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा है P2। P2 क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग में यही होता है कि आपने गोल सेट किया, उस गोल के लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन अचीव करना होगा, और उस क्वालिफिकेशन को अचीव करने में क्वालिटी उसकी क्या होगी। 90%, 95% हर सब्जेक्ट में आपको लाना है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना स्टडी करना पड़ेगा, कितना सहयोग आपको गुरु से लेना होगा, कितने घंटे आपको स्टडी करने होंगे, ये सारी प्लानिंग आपको करनी होगी। और फिर जब तक आप 12th नहीं कर लेते तब तक ये प्लानिंग आपको एग्जीक्यूट करना होगा, डेविएट नहीं करना है। गोल आपके दिमाग में 18 घंटे रहना चाहिए अगर आप 6 घंटे सोते हैं, 17 घंटे रहने चाहिए अगर आप 7 घंटे सोते हैं, 16 घंटे रहने चाहिए अगर आप 8 घंटे सोते हैं। उसके बाद आता है P3 प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, IITian बनना है, मेडिकल में जाना है, तो उसके लिए आपको 12th से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। IAS बनना है तो ग्रेजुएशन करना है, अगर प्रोफेसर बनना है तो मास्टर डिग्री कीजिए, PhD करिए। तो गोल को सेट कीजिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उस कैरियर को बनाने के लिए कितना मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, मैक्सिमम की तरफ मत चाहिए। तो इसका फार्मूला है मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम नॉलेज। अगर कोई भी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहा है और 12th तक ही उसने पढ़ा है, और मैक्सिमम नॉलेज वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में लेता है, IIT क्रैक हो जाएगा उसका, कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई दुविधा है नहीं। 6 से शुरू करना होगा। अब उसके बाद आता है P5। P4 वो क्या है? प्रैक्टिस। जो मैंने पहले बताया, I and L में रिलेशनशिप, मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाई है, क्योंकि आपका जन्म, आज के ज़माने में ज़्यादातर बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, या फिर अगर घर में भी होता है तो सारे वैक्सीनेशन लगते हैं। बच्चे का IQ ऑलरेडी इतना हाई हो चुका होता है कि वो पीछे नहीं रहेगा। अब आपको उसमें I को L से मल्टीप्लाई कर देना, I इंटू L। तो L क्या है? नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे। आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 इंक्लूडिंग स्कूल्स आवर्स। अब आप स्कूल में 6 घंटे आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, आप हर घंटे कॉन्सेंट्रेट करिए, सीरियस रहिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। वहाँ से आने के बाद अगर आप होमवर्क करना है तो आप होमवर्क करिए, ट्यूशन करना है, कोचिंग करना है, वहाँ सिंसियर रहिए। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी में सिंसियर रहिए, क्योंकि गोल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे IITian बनना है, मुझे नीट क्रैक करना है, या कुछ भी हो। आप गोल को हमेशा याद रखें। गोल को जब आप भूल जाएंगे तो आपकी सफलता भी आपका साथ छोड़ देगी। उसके बाद आता है 5वां, जो परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे टॉपर्स, इवन टॉपर्स, वो इस डर से नहीं बैठते हैं एग्जामिनेशन में कि अगर फेल हो गए तो उसके पड़ोसी क्या बोलेंगे। नहीं, परफॉर्म करना है आपको, एग्ज़ाम में देना है। पहली बार में हो सकता है आप सफल ना हो, कम मार्क्स आ जाएं, अगली बार दीजिए, प्रैक्टिस करके जाइए, कंटिन्यू कीजिए। UPSC के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जब तक उनका टाइम होता है, एज होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी होती है उनकी, और वो निकाल ही लेते हैं। तो वो आपके पास धैर्य होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, विवेकानंद जी ने कहा था कि आप तब तक दौड़ो, जागो और तब तक दौड़ो जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती।
एग्जैक्ट सेंटेंस उनका जो भी है, लेकिन मीनिंग यही है। तो ये 5 फार्मूले हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। लास्ट है परफॉर्मेंस। एग्ज़ाम दीजिए आप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठिए, फेस कीजिए उसको, और फिर आप देखेंगे कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? 6th से ही करनी होगी। 6, 7, 8 ये जो है सब्जेक्ट को समझना, और इसमें मेमोरी पावर इस समय बहुत हाई होती है। आप जो भी पढ़ेंगे उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 9th में जैसे ही जाएंगे आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं तो आईआईटी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। आपको सिलेबस ख़त्म करना है, 6 महीने में सिलेबस ख़त्म करना होगा आपको अपने से। स्कूल में साल भर चलता रहेगा, और अगले 3 महीने 4 महीने में आपको 11th का सिलेबस जितना कर पाएंगे कर लेना है। एडवांस में चलना होगा आपको, तब जा कर के आप कर पाएंगे। और ये हर बच्चा कर सकता है। आईआईटी एक सिंबॉलिक है। मैं ये नहीं कहता कि सबका आईआईटी में हो जाएगा, लेकिन आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे अगर उसमें नहीं भी होता है तो एनआईटी है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, और उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें वो बेस बन जाता है। आईआईटी की पढ़ाई अलग होती है, नीट की पढ़ाई अलग होती है। दिमाग में जब वो बैठ जाएगा, भले उसमें हो या ना हो, लेकिन आप कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़ने का तरीका आपको आ जाता है। आप डिवोटेड हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, स्टूडियस स्टूडेंट में मेरिटोरियस बन जाते हैं। आपको सब्जेक्ट समझ में आने लगता है। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जो रिलेवेंट होगा, रिलेटेड होगा, वो आपका क्रैक हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या आईएएस बने, आईपीएस बने, जो भी बने, लेकिन आप तैयारी करें एक आईआईटीएन की तरह, एक मेडिकल के स्टूडेंट की तरह क्लास 6 से। और उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में जाना नहीं है। द बेस्ट बुक, आप एक बुक को आप 10 बार पढ़ें, इसके बजाय कि आप एक एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हैं। 10 बुक को एक एक बार पढ़ रहे हैं। आपने 10 बुक ले ली, एक एक बार पढ़ा, और द बेस्ट बुक को आपने ले ली, उसको 10 बार पढ़ा। आप समझिए क्या फ़र्क होगा। आप सब्जेक्ट में पारंगत हो जाएंगे। और पिछले 40 सालों में मैंने देखा है, समझा है, पढ़ाया है, पढ़ा है, ये फार्मूला बिल्कुल प्रूव्ड है, फुल प्रूफ फार्मूला है। P5 फार्मूला, ये मेरा इजाद किया हुआ फार्मूला है, जो बुक में भी मैंने लिखी है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको वो सीक्रेट बता दिया कि आप चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, या शैक्षणिक रूप से आपका परिवार पीछे हो, ये तीनों बाधाएं आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगी अगर आप सेल्फ स्टडी स्किल को अपनाएंगे। और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और इसका प्रैक्टिकल हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा चुके हैं, पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, दून पब्लिक जैसे स्कूल में, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में मेरे सारे लेक्चर्स में बताता हूँ, या जहाँ जहाँ भी मैं गया, मैं ये फार्मूला एक बार ज़रूर बताता हूँ। तो आप इस पर ध्यान दें। स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि आप बच्चों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करें। आपकी कमज़ोरी आपके बच्चे में नहीं जानी चाहिए। आपके पारिवारिक कमज़ोरी को आप अलग रखें, बच्चे को आगे बढ़ाएं। मेरे पेरेंट्स ने यही किया, बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा ही किया। आपने देखा होगा, एक 12th फेल, 12वीं असफल, आज वो DIG के रैंक में बैठे हुए हैं, वो भी उससे ज़्यादा हो गया होगा। विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने गोल के प्रति ईमानदार रहना, कमिटेड रहना। आपने गोल सेट कर लिया, चेंज मत कीजिए, प्रयास करते रहिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो, गुरु की हेल्प लीजिए, मेंटोर बनाइए, मोटिवेटर से बात करिए। मेरा नंबर ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हर तरह से मदद आपको लोग करेंगे। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं लाल मोहन रजक,
ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर, और आपके लिए मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं और आपके सफल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच।